पहला क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन और नॉट। तो ध्यान से सुनिएगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल के आप या तो होते हो बेटा सेक्शन 22 में या फिर आप होते हो सेक्शन 24 में। ठीक है जी। अब ये जो सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 है, इसका क्रक्स ये ऑलरेडी इनिशियली आपके साथ हुआ था, मैं रिकलेक्ट करा रहा हूं बेटा। सेक्शन 22 ने सप्लायर के लिए कहानी लिखी कि एक सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा, एक सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मेरे वर्ड्स को थोड़ी देर के लिए बहुत प्रिसाइजली और ध्यान से सुनिएगा, लिंकिंग का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो प्लीज़, सेक्शन 22 ने स्टोरी स्टार्ट करी और सेक्शन 22 ने किसकी बात करी, सप्लायर, ओनली एंड ओनली सप्लायर। और उन्होंने बताया एक सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा। और बेटा इसमें 22 में हमारे पास 4 सबसेक्शन है, 22 में हमारे पास 4 सबसेक्शन है, नीचे मैंने लिखा। इसमें से 22(1) विच इज मेन, ये आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें स्टोरी है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की, जिसमें स्टोरी आपके पास टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तब होगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर वो एक्सीड करेगा 20 लाख। थोड़ा साथ साथ पीछे पीछे दोहरा लेना, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा 20 लाख। बेटा आपको याद है लेकिन कुछ केस में 10 लाख भी था। 10 लाख देखते थे आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से अगर काम कर रहे हो तो फिर 10 लाख, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे पास होते थे 4। बिल्कुल बिल्कुल, नागमणि तेरा पूरा मजा, नागालैंड, मणिपुर तेरा पूरा, त्रिपुरा एंड मजा मिजोरम। इन 4 स्टेट में हो तो आपको टर्नओवर की लिमिट जो थी वो 10 लाख है। ठीक है, तो ये है बेटा आपका सेक्शन 22(1) जो कि सप्लायर के टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात करता है। इसने कहा है जब भी एक सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख एज एप्लीकेबल टू हिम, वो इसको क्रॉस कर लेगा, ही विल बिकम लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा। और मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि उसका फाइनेंशियल ईयर 20x1 x2 में उसका 10 अक्टूबर को ये टर्नओवर क्रॉस होता है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछूं तो बेटा वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर को बन जाएगा। और 10 अक्टूबर को जैसे ही वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनेगा वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन। और बेटा रजिस्टर्ड पर्सन बैक डेटेड बनोगे या बैक डेटेड नहीं बनोगे, वो डिपेंड करेगा विद इन 30 डेज या आफ्टर 30 डेज आपने अप्लाई किया था। तो वो एग्जाम में ना ऐसे डेट दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, थ्रेशोल्ड इस दिन क्रॉस हुआ, एप्लीकेशन इस दिन दी, तो फिर वो पूछेंगे बताओ ये रजिस्टर्ड पर्सन किस दिन से माना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आई होप नाउ यू आर प्रीटी क्लियर, वंडरफुल। अच्छा ये हमारे पास है बेटा 22(1) विच इज मेन, जिसको आपने टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन बार बार बोला है। अब इसके अलावा 22 में 3 और सबसेक्शन भी हैं जो पहले आपने नहीं पढ़े, आज पहली बार पढ़ोगे। ये जो 3 सबसेक्शन हैं इन पर कुछ खास एग्जामिनेशन का फोकस नहीं रहता है, तो एक बार के लिए जो रेलेवेंट है वो हम आपके साथ पढ़ते हैं। 22 सबसेक्शन 2 बेटा इसने बात करी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन अंडर ऑल लॉ। अच्छा बेटा जीएसटी इंडिया में कब से आया, 1 जुलाई 2017। जीएसटी के आने से पहले हमारे पास जो था जैसे एक्साइज लगता था, वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, तो बेटा क्या इस लॉ में कुछ पर्सन रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यस। जीएसटी वालों ने क्या किया था बेटा, जीएसटी आने से पहले जो भी व्यक्ति इस किसी लॉ में रजिस्टर्ड थे, जो भी व्यक्ति पुराने लॉ में रजिस्टर्ड थे, उन सबको बोला था आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्टर्ड हम पकड़ के कर देंगे। आप पुराने लॉ में रजिस्टर्ड हो तो आपको 1 जुलाई के बाद जीएसटी में कंपल्सरी जो होगा वो माइग्रेशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बता दिया था कि इस पर्टिकुलर डेट को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाओगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो डेट आते ही बेसिकली 1 जुलाई 2017 वो आते ही ने क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन थे, आज की डेट में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आज की डेट में ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल में भी इसकी कवरेज नहीं करी है, तो इसको आप आसानी से एज इट इज जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई मेहनत आपको नहीं करनी है। अब बात करें 22 सबसेक्शन 3 की। ठीक है, इसमें एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, क्या है, बड़ी सिंपल सी। वो ये कहते हैं मान लीजिए एक रजिस्टर्ड पर्सन है
उसने अपने बिजनेस का ट्रांसफ़र कर दिया, उसने अपने बिजनेस का ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र मान लो उसने, मैं ये कहता हूँ, सामने किसी एक्स पर्सन को कर दिया। तो बेटा इस एक्स पर्सन को क्या एक रजिस्टर्ड बिजनेस ट्रांसफ़र किया गया है? यस। और उन्होंने बोला कि सुनो एक्स, तुम चाहे अब इस बिजनेस को चलाओगे, लेकिन ये बिजनेस, क्योंकि वो पर्सन रजिस्टर्ड था, पका पकाया बिजनेस तुम्हें मिला है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो होगा, तुम ये नहीं कहोगे अब मैं जब चलाऊंगा तो टर्नओवर के बाद रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। तुम्हें एक रजिस्टर्ड बिजनेस अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम्हें ट्रांसफर के साथ ही रजिस्ट्रेशन जो होगा वो लेना पड़ेगा। तो नीचे वाले लाइन में क्या लिखा बेटा? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में इस व्यक्ति को कब से रजिस्ट्रेशन लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अच्छा सुनो, मैं अगर एक नया बिजनेस खोलता हूं खुद से, मैं अगर एक नया बिजनेस खोलता हूं तो बेटा मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? 22(1). मैं टर्नओवर क्रॉस करूंगा फिर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। मैंने करा लिया, उसके बाद मैं तुम्हें ये बिजनेस बेच देता हूं। अब तुमने बिजनेस खुद से नहीं किया, तुमने पका पकाया बिजनेस खरीदा है, तुम 22(1) नहीं पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे? 22(3). और 22(3) में तुम्हारी लायबिलिटी कब आएगी? टर्नओवर के बाद आएगी या ट्रांसफर के साथ आएगी? ट्रांसफर के साथ आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ साथ में लिख लीजिएगा कि यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होगा वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बेसिकली, अगर एक्स ने अपना बिजनेस सेल किया, सॉरी, अगर ए ने, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस सेल किया है एक्स को, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है। और अगर मान लीजिए केस ये है कि जो ए था उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसका बिजनेस उसके लीगल हेयर को मिला, जिसको हम सक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है। और अकॉर्डिंगली जो लीगल हेयर होगा उसको ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का मतलब अब यहां क्या चला जाएगा? सक्सेशन ऑफ बिजनेस। उस डेट से जो होगा वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने क्या पॉइंट बोला बेटा? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कैसे हुआ? नंबर 1, बेच दिया गया किसी को, तो बेचा गया, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, ट्रांसफर वाली डेट से वो आदमी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। दूसरा ट्रांसफर किस वजह से हो सकता है? सक्सेशन, वो बंदा मर गया, प्रोप्राइटर, उसके लीगल हेयर अब उस बिजनेस को सक्सीड कर रहे हैं, तो वहां भी बिजनेस उनके नाम ट्रांसफर हुआ सक्सेशन की फॉर्म में, तो वो जिस दिन सक्सीड करेंगे उसने वहां से जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। आर यू ओके विद दिस? यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन 22(4), इसमें स्टोरी लिखी गई है कि अगर कभी अमलगमेशन या डीमर्जर हो रहा है कंपनीज का, बेटा अमलगमेशन और डीमर्जर हो रहा है किसका? कंपनीज का। अच्छा, तो क्या अमलगमेशन और डीमर्जर में भी बेटा बिजनेस जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है? यस। अब वो कहते हैं इस केस में, लेकिन हम आपको एक स्पेशल बात ये बताना चाहते हैं, यहां साथ में डेवलप करते जाइएगा बेटा। ए लिमिटेड एक कंपनी है एंड बी लिमिटेड एक कंपनी है, और बेटा ये दोनों अमलगमेट हो रही हैं और एक नई कंपनी बन रही है सी लिमिटेड, नई कंपनी बन रही है सी लिमिटेड। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं बेटा। अब ये कंपनी जब इस तरीके से अमलगमेट होती हैं, ठीक है, या डीमर्ज होती है, मैं अमलगमेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो बेटा सबसे पहले क्योंकि कंपनी है तो क्या शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की अप्रूवल चाहिए होंगी यहाँ? यस। और बेटा शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अप्रूव कर देंगे तो अमलगमेशन इज कंप्लीट, या फिर हाई कोर्ट या एनसीएलटी वगैरह की भी अप्रूवल चाहिए? उनकी भी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से वो प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया। फिर उसके बाद अमलगमेशन जो था वो हाई कोर्ट या फिर एनसीएलटी के पास जो था अप्रूवल के लिए अमलगमेशन की स्कीम जो थी वो भेजी गई। तो अमलगमेशन हुआ, बैकएंड पे शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल है। फिर उसके बाद अमलगमेशन ये जो हुआ वो अल्टीमेटली हुआ परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल विच इज एनसीएलटी। तो बेटा अब इस केस में प्रैक्टिकली क्या होता है, जब इधर से शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हो जाता है स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 पर क्या होता है, हम हाई कोर्ट और एनसीएलटी के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं।
ठीक है। और बेटा अब ये जो ऑर्डर देते हैं ना हाई कोर्ट और एनसीएलटी, जब तक इनका ऑर्डर नहीं आएगा अमलगमेशन नहीं होगा। लेकिन जब इनका ऑर्डर आएगा तो अमलगमेशन बेटा बैक डेटेड इफेक्टिव होता है। अमलगमेशन बैक डेटेड इफेक्टिव होता है। बैक डेटेड से मेरा मतलब बेटा सबसे पहले शेयर होल्डर ने अप्रूव किया था, फिर उसके बाद एनसीएलटी भेजा गया, तो एनसीएलटी से जब अप्रूवल मिलेगी तो वो जिस दिन शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव हो गया था वो उस दिन से अमलगमेशन जो होगा वो माना जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन। सेम इज इन द केस ऑफ डीमर्जर एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनिएगा बेटा, जब तक हाई कोर्ट या एनसीएलटी ने अप्रूवल नहीं दिया तब तक अमलगमेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऑर्डर से अमलगमेशन हुआ बट वो बैक डेटेड है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब जब हाई कोर्ट अप्रूवल दे देगी तो हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद ये जो नई कंपनी है ना बेटा, इसका जो होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी के द्वारा इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब क्वेश्चन ये है अमलगमेशन से क्या हुआ? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बिजनेस किसको ट्रांसफर हो गया? सी लिमिटेड को। अब बेटा अमलगमेशन ऑर्डर पास होने के बाद हुआ लेकिन बैकडेटेड हुआ। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन, आप नॉर्मल सेंस में बोल देना बेटा, भले ही एनसीएलटी का ऑर्डर बैकडेटेड इफेक्टिव हो, जीएसटी वाला रजिस्ट्रेशन तो आपको बैकडेटेड नहीं दे सकता ना। तो उन्होंने क्या बोला, आपको इस केस में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी जो होगी वो किस दिन से आएगी? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड बाय द आरओसी। भले ही एनसीएलटी के ऑर्डर से बैकडेटेड अमलगमेशन हो गया हो लेकिन सी लिमिटेड लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड बनेगी? नो। सी लिमिटेड जो होगी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कब बनेगी? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड बाय द आरओसी। और लॉजिक है बेटा, जब तक अप्रूवल नहीं होगा हम इंतजार करेंगे, जब तक अप्रूवल नहीं होगा हम इंतजार करेंगे, और एक बार अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव बनेंगे ना। तो इन्होंने क्या बोला, अमलगमेशन भले ही बैकडेटेड इफेक्टिव हो बट आप रजिस्ट्रेशन के लिए कब लायबल होंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया नई कंपनी को, अब आप जो होगा वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन जाओगे। अब बेटा कितने दिन में करा लो? 30 डेज में कर दोगे तो बैकडेटेड जिस दिन लायबल बने थे वहां से माना जाएगा, नहीं तो फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन से जो होगा वो माना जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये मिसलेनियस प्रोविजंस है जो कि यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से किसी को भी लीगल लैंग्वेज पढ़ने का अगर आपको मन हो तो बेयर एक्ट आपके पास है, आप सेक्शन 22 की लीगल लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये मैं इसलिए डिटेल्स में आपसे बात नहीं करी बिकॉज इस पर एग्जामिनेशन का कभी फोकस नहीं रहता। एग्जामिनेशन का फोकस 22 में किसके ऊपर रहता है बेटा? 22(1), जिसे आप टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो मैं अपनी सारी स्टोरी अब लेकर के चलूंगा नॉर्मल स्टोरी 22(1) के ऊपर। मे आई प्रोसीड? यस। चलो अब चार्ट में ऊपर आओ वापस। सेक्शन 22 ये सप्लायर फोकस है बेटा, और 22(1) ने बता दिया एक सप्लायर टर्नओवर बेसिस पर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनेगा। फिर बेटा दूसरा सेक्शन 24 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसे कर चुके अब पूरा। इसमें बेटा बताया गया था वो केसेस जहां पर टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, जहां पर पर्सन का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी बेसिस पर किया जाएगा। अब बेटा इसमें प्लीज ध्यान में रखना है 24 में अब कैटेगराइजेशन आप ध्यान में रखिएगा। कुछ सप्लायर्स 22 में नहीं आते, 24 में आते हैं। इसके अलावा आप आज ये भी समझते हैं जीएसटी में कई बार सप्लायर नहीं अदर देन सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट हो गया या टीडीएस वाला हो गया, वो सारे लोग जो सप्लायर नहीं हैं, वो सारे लोग जो सप्लायर नहीं हैं वो 22(1) में नहीं आते। क्यों बेटा? 22 सिर्फ किसके लिए बना हुआ है? 22 सिर्फ किसके लिए बना हुआ है? सप्लायर के लिए। सप्लायर के लिए मैंने क्या लिखा? 22 सिर्फ किसके लिए बना हुआ है? सप्लायर के लिए। तो अदर देन सप्लायर कोई भी होगा वो कहाँ जाएगा? 24 में। और इवन सप्लायर में भी कुछ स्पेशल सप्लायर उन्होंने जो है वो 24 में जो है वो लिखे हुए हैं। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं तो शॉर्टकट याद रख लेना, अदर देन सप्लायर वो हमेशा 24 में रहेगा, और सप्लायर में भी कुछ सप्लायर जो हैं वो हमारे पास 24 में रहेंगे। चलो पहले स्पेशल सप्लायर, और ये आप सारा कर चुके हो तो जरा एनर्जी से जवाब देते रहना। सेक्शन 24 ने लिखा अगर सप्लायर एजेंट है, कौन? एजेंट।
ठीक है। अगर सप्लायर एजेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन 24 में कंपलसरी होगा उस केस में जहां उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है। ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस्ड है। आप एक एजेंट हो लेकिन आप उस आदमी के गुड्स बेच रहे हो जो खुद क्या है, टैक्सेबल। अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, मतलब अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो उसके गुड्स आप बेच रहे हो, तो चेन की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए उन्होंने क्या बोल रखा है, इस एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। और बेटा ये एजेंट जब मैं बोलूंगा तो कौन सा एजेंट है? ये एजेंट जब भी मैं ये बोलूंगा तो ये कौन सा एजेंट है बेटा? जो अपने नाम से बिल करेगा। ये बेसिकली शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है। शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है। और बेटा आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, 24 ने लिखा एजेंट, और एजेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा अगर उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है। और लोगों ने कहा कि एजेंट कौन सा एजेंट? हर एजेंट? तो सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दे रखी है, ये हर एजेंट के लिए नहीं है, ये वो एजेंट है जो सप्लायर बनता है। और सप्लायर कब बनता है? जब वो सप्लाई आगे करता है और अपने नाम से इनवॉइस इशू करता है। तो सीबीआईसी ने बेसिकली क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि 24 में एक एजेंट तभी आता है जब वो एजेंट शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट होता है, मतलब अपने नाम से सप्लाई करता है और सप्लायर बनता है। अब ऐसा एजेंट जो सप्लायर है उसका प्रिंसिपल अगर पीछे टैक्सेबल पर्सन है तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या होगा अगर इसका प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं है? इसका प्रिंसिपल खुद अभी छोटा टर्नओवर वाला है और वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर इसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो बोलो एजेंट कंपलसरी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। फिर वो जो होगा वो भी 22 में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में रहेगा। ये पॉइंट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस था, आपने रिकलेक्ट कर लिया। बेटा दूसरा ये पर्सन, अब आप इसको भी बता सकते हैं। OIDR सर्विसेज में हमने एक खास बात पढ़ी थी, ओवरसीज सप्लायर। नॉर्मली अगर बाहर वाले सप्लायर इंडिया में सर्विस देते हैं तो रिवर्स चार्ज लगता है और रेसिपिएंट से लेते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल केस एंड इकलौता केस था जहां सप्लायर फॉरेन का होता है बट उसके बावजूद भी उसी से GST जो है वो लिया जाता है। और बेटा ये वाला जो सप्लायर है ये स्पेशल सप्लायर 24 में आइडेंटिफाइड है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा, ये किसी टर्नओवर बेस्ड रिलैक्सेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा थर्ड एंड फोर्थ ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये दो NRTP एंड कैजुअल TP, ये याद है बेटा? यस सर। ये दोनों स्पेशल सप्लायर होते थे। GST में इनका रजिस्ट्रेशन बेटा टेम्परेरी बेसिस पर इनको दिया जाता है, इन द सेंस बाकी सबके रजिस्ट्रेशन तो परमानेंट होते हैं लाइफ टाइम तक के लिए, इनको मिलता था 90 डेज मैक्सिमम के लिए। ठीक है। और ये एज अ स्पेशल सप्लायर रिकॉग्नाइज्ड है। 24 में इनको मेंशन किया गया है कि इनको जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेटा इंटर स्टेट सप्लायर, अगर एज अ सप्लायर आपकी सप्लाई इंटर स्टेट है तो फिर 24 कहता है जी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। एंड इसके अलावा 6 कैटेगरी, अगर एज अ सप्लायर आप ई-कॉमर्स करते हैं, और ई-कॉमर्स कैसे? अपनी वेबसाइट से नहीं, किसी ECO की वेबसाइट के थ्रू, और ECO भी कौन सा? हु इज लायबल टू कलेक्ट TCS। तो अगर एक पर्सन ई-कॉमर्स कर रहा है, ध्यान बोलें, ई-कॉमर्स कर रहा है, और ई-कॉमर्स अपनी वेबसाइट वाले की बात नहीं कर रहे, जो किसी ECO की वेबसाइट के थ्रू कर रहा है, और ECO भी कौन सा? जिसके ऊपर TCS का ऑब्लिगेशन है, तो फिर ऐसे सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। तो बेटा आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर जो गुड्स बेचने वाले दिखेंगे ना, इन लोगों को 24 में कवरेज होती है, इनको अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ता है। तो ये आपके हो गए बेटा, कितने हो गए ये टोटल केस? 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेशल सप्लायर हो गए जिनको सेक्शन 24 ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है। एग्जामिनर बहुत खेलेगा आपके साथ बेटा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना। एक सप्लायर है, दिल्ली में है वो, लेकिन उसकी सप्लाई यूपी जाती है, वो गुड्स बेचता है लेकिन उसकी सप्लाई यूपी जाती है, इंटरस्टेट, क्या कंपलसरी हो जाएगा? यस। अच्छा, एक सप्लायर है, दिल्ली में है, दिल्ली में ही माल बेचता है, सुनना, लेकिन बेचता ECO के थ्रू है, और ECO के थ्रू बेचता है, ECO TCS काट लेता है। तो ये वाला जो सप्लायर होगा, अगेन अब इसने इंट्रा बेची है लेकिन 24 में आएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है। एक सप्लायर है लेकिन वो अपने नहीं, अपने प्रिंसिपल के गुड्स बेच रहा है, हाँ इनवाइस वो बनाता है तो वो सप्लायर है और बेचता दिल्ली में ही है, क्या वो भी 24 में आ सकता है? यस, अगर उसका
प्रिंसिपल बैक एंड पर टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी तो इन 6 में से कहीं पर भी आप अटक गए, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। आर यू ओके विद दिस? फिर इसके अलावा अगर आप सप्लायर नहीं है, अदर रीजंस की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, तो आप हमेशा जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में ही आएंगे, क्योंकि 22 तो सिर्फ सप्लायर की बात करता था। इसमें कौन कौन पर्सन आ जाएंगे देखो, अगर आप रेसिपिएंट है और आपके ऊपर आरसीएम है, आरसीएम के सेक्शन याद है बेटा 9394, आरसीएम आता था 93 या 94 में, याद है ना? यस। तो अगर आप सप्लायर हैं 93 या 94 में आरसीएम आपके ऊपर है, जीएसटी आपको देना है, तो अब आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रहेगा। ठीक है। और ऐसे ही बेटा आपको याद होगा ईसीओ, कुछ केसेस में क्या ईसीओ को भी जीएसटी पे करने के लिए लायबल कराया गया था। यस। तो अगर आप ईसीओ हैं और 95 में अकॉर्डिंगली आपको लायबल कराया गया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंपल्सरी रहेगा। अच्छा, आरसीएम गुड्स पर होता है या सर्विस पर? दोनों पर। और जो 95 होता है बेटा वो सिर्फ किस पर होता है? सर्विसेज पर। याद है सर्विसेज कौन कौन सी थी? एक तो थी बेटा ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, ठीक है, और क्या थी आपकी होटल एकोमोडेशन, कौन सा था वो? ओयो। और क्या थी? हाउसकीपिंग सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जरा ध्यान रखना, ये जो रेसिपिएंट है, कुछ केसेस में रेसिपिएंट से आरसीएम नहीं होता, लेकिन रेसिपिएंट को टीडीएस के लिए लायबल करा देते हैं सेक्शन 51 में। अब एज अ टैक्स डिडक्टर उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और ऐसे ही बेटा आपको ईसीओ का याद हो, तो ईसीओ जहां डीम्ड सप्लायर नहीं बनाते वहां ईसीओ के ऊपर टीसीएस का ऑब्लिगेशन डाल देते हैं सेक्शन 52 में, और उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कंपल्सरी है। ठीक है। और इधर लास्ट जो पर्सन है वो है बेटा आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये पीछे बीच में आपको एक्सप्लेन किया था। आईएसडी बेसिकली क्या होता है बेटा? आपका हेड ऑफिस होता है, जिसमें सर्विसेज के बिल आते हैं, वो क्रेडिट को बुक करके आगे जो है अपनी यूनिट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो पर्सन्स हैं, ये कितने हो गए बेटा? 5। इनका रजिस्ट्रेशन भी 24 में जो है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा 24 ने और क्या लिखा हुआ है? ये फ्यूचर के लिए संभावना छोड़ रखी है कि अगर और किसी भी व्यक्ति का उन्हें फ्यूचर में लगता है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करना चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन से उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर सकते हैं अदर नोटिफाइड पर्सन। प्रेजेंटली ऐसी कोई नोटिफिकेशन इशूड नहीं है। आर यू ओके विद दिस? अब 24 को, इस चार्ट को ध्यान में रखे बगैर आप याद नहीं रख सकते बेटा। 24 को ऐसे ही याद रखना, उन्होंने इसे नंबर वाइज लिखा था, मैंने ग्रुपिंग अप करके आपको दिया है। बताओ बेटा 24 में कौन कौन आए? कितने स्पेशल सप्लायर? 6 स्पेशल सप्लायर। एजेंट, OIDR वाला फिरंगी, नॉन रेजिडेंट टीपी एंड कैजुअल टेम्परेरी वाले, इंटरस्टेट सप्लायर, एंड वो सप्लायर जो ईसीओ के थ्रू काम करते हैं, जहां ईसीओ उनका टीसीएस काटता है। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, एक मेरी बात बताओ, ईसीओ का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या उससे कनेक्टेड सप्लायर का कंपल्सरी है? अमेजोन है, उसके थ्रू सप्लायर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। अब अमेजोन का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या फिर जो सप्लायर उसके थ्रू काम कर रहे हैं उनका भी कंपल्सरी है? उनका भी। लिंकिंग ले लेना बेटा, इस वाले पॉइंट को डॉटेड लिंक कर लो। हाँ जी बेटा, जो ईसीओ होगा जिसको टीसीएस काटना है, उसका रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्स कलेक्टर कंपल्सरी है, और उसके थ्रू जो सप्लायर काम कर रहे हैं जिनका वो टीसीएस काटेगा, उनका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कंपल्सरी है। आर यू ओके विद दिस? यस। ये बेटा आपका सेक्शन 22 एंड 24। आई होप यू कैन मेमोराइज, यू कैन हैंडल दिस। मे आई प्रोसीड? यस। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा 22 और 24, ये दोनों हो गए। बीच का सेक्शन कौन सा है? 23 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 23 हमें ये बताता है ऐसे कौन से आदमी है जिनको रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। आप बोले 22 और 24 तो क्या बता रहे हैं? किनको रजिस्ट्रेशन कराना है। 23 जो बीच का सेक्शन है वो बताता है किनको रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो यही चार्ट पे मैंने लिंकिंग में डाला बेटा सेक्शन 23।
सेक्शन 23 अब बताता है कि किनको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है। सेक्शन 23 के नीचे लिख लो एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। एंड बेटा सेक्शन 23 में हमारे पास दो सब सेक्शन है, 23(1) एंड 23(2). 23 सबसेक्शन 1 एंड 23 सबसेक्शन 2। ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 23(1) में बेटा कुछ पर्सन इन्होंने लिख करके स्पेसिफाइड किए, लिख करके बताया कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है। एंड 23(2) में उन्होंने ये बोला इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन से किसी भी पर्सन को नोटिफाई करके एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कर सकती है। अच्छा, जो लिख करके बताए गए उनको मैं बोल रहा हूं स्पेसिफाइड पर्सन, और जो टाइम टू टाइम नोटिफाई किए गए उनको मैं बोल रहा हूं नोटिफाइड पर्सन। ये वर्ड हमेशा बेटा मेरे साथ ध्यान में रखिएगा, जो सेक्शन ही लिख करके बोले स्पेसिफाइड, और जो वो अलग से टाइम टू टाइम नोटिफाई करे वो नोटिफाइड। तो 23(1) में क्या है? स्पेसिफाइड। और किन पर्संस को उन्होंने स्पेसिफाइड किया? तो उन्होंने बोला वो सप्लायर बेटा जो उन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं जिन पर जीएसटी नहीं है। जीएसटी काटा मतलब जिन पर जीएसटी नहीं है। अगर आप सप्लायर हो, भले ही आपका करोड़ों रुपए का काम हो, लेकिन आप जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उन पर जीएसटी है ही नहीं, तो बेटा लॉजिक क्या कहेगा? अगर जीएसटी है ही नहीं तो हमारा आप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है रजिस्ट्रेशन में, इसलिए हमने आपको लिख करके ही क्या बोल दिया? यू आर फ्री फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब बेटा ये कौन सा आदमी, 22 वाला या 24 वाला? कौन से केस में, कौन से केस में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट होगा? 22 वाला, 24 वाला, या दोनों ही एग्जेम्प्ट हो जाएंगे? दोनों ही। भाई अगर आपके गुड्स एंड सर्विस वो हैं जिस पर जीएसटी है ही नहीं, बोलो बेटा फटाफट से, तो फिर 22-24 कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। 23 ने रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया है। आर यू ओके विद दिस? फिर इसके अलावा और देखो और किस पर्सन को इन्होंने स्पेसिफाइड किया, और बेटा इन्होंने किसानों को इज्जत दी, एग्रीकल्चरिस्ट। और कौन से सप्लायर को उन्होंने एग्जाम कर दिया स्पेसिफाई करके? किसान। किसान जो होगा, भाई मोदी जी भी किसानों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो जीएसटी वालों ने भी बड़ी इज्जत करी और बोला किसान जो होगा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, उसको जो होगा हम रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो किसान है बेटा जिनको इन्होंने रजिस्ट्रेशन से छूट दी है, एग्रीकल्चरिस्ट जिसको इन्होंने रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया है। अब इसमें एक खास बात है, जरा ध्यान से सुनना। किसानों को बेटा जब इन्होंने बोला ना कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो इन्होंने लिखा किसान रजिस्ट्रेशन से बाहर रहेंगे, यहां लिखो टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ produce, to the extent supply of produce out of land cultivation, out of land cultivation। किसानों को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है, किसानों को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है। अब ये जो वर्ड मैंने लिखे ना, इस पर जरा इंफेसिस लेना। ये लिखे उन्होंने, किसान एग्जेम्प्ट है बट ओनली टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ लैंड कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या बेटा? एक समझो, एक किसान है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो खेती करता है और उस प्रोड्यूस को बेचता है। ठीक है, क्या वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट है? यस। लेकिन बेटा मैं ये कहूँ, मान लीजिए किसान ने अपनी जमीन पर एक फार्म हाउस भी बना दिया और उसको वो शादी ब्याह के लिए रेंट पर देता है, तो एक बार बताओ, अब इसमें तो वो किसान वाली फीलिंग नहीं है ना। तो वो क्या कह रहे, तुम किसान हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट है वो सिर्फ कितने एक्सटेंट तक है? जो लैंड कल्टीवेशन से प्रोड्यूस मिल रहा है उसको सप्लाई कर रहे हो। अगर तुम अदर एक्टिविटीज कर रहे हो तो फिर तुम एग्जम्पशन के बेनिफिट यहां पर जो है वो क्लेम नहीं करोगे। अच्छा, उस केस में इसका रजिस्ट्रेशन कैसे डिसाइड करोगे? 22 या 24 जहां भी वो आ सकता होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। यस और नो? यस। अगर तुम किसान हो और तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सप्लाई करना, तो फिर तुम रजिस्ट्रेशन से बाहर हो। पर अगर अदर एक्टिविटीज भी हैं तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल 22 और 24 को अप्लाई करके जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का डिसीजन लोगे। आर यू ओके विद दिस? यस। किसान है, वीट प्रोड्यूस करके जो आटा बनाता है और उसमें वो भी भरेगा,
वो भी अगर किसान ने गेहूं उगाया लेकिन उसने गेहूं नहीं बेचा, उसने गेहूं से आटा बना करके बेचा, तो उसने जो सप्लाई किया वो लैंड कल्टीवेशन वाला प्रोड्यूस नहीं, प्रोसेस्ड फूड उसने सप्लाई किया, तो उस केस में वो यहां पर नहीं आएगा, वो 22-24 से ही अपना रजिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बेटा किसान को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 में किसान की डेफिनेशन दी। और बेटा ये इसलिए डेफिनेशन दी उन्होंने बिकॉज हमारे भारत देश में हर आदमी अपने आप को जमीन खरीद के किसान बोलना पसंद करता है यस सर, कि हमने जमीन खरीद ली तो हम किसान हो गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, किसान ऐसे नहीं होंगे। किसान को उन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 2(7), और ये उस डेफिनेशन का क्रक्स है जो मैंने लिखा। इसमें ये लिखा गया है किसान सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होगा जो लैंड कल्टीवेशन करता है, यस सर, चाहे खुद करे या फिर लेबर हायर करके करवाए, या फिर HUF होगी, ज्वाइंट फैमिली, जो लैंड कल्टीवेशन खुद मेंबर्स करें या फिर किराए पर वो मजदूरों से कराए। लेकिन कोई कंपनी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बोली जाएगी। यस सर, एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ कौन होगी? इंडिविजुअल या फिर HUF। अच्छा, रिलायंस उन्होंने जमीन खरीद ली और वो लेबर से खेती करवा रहे हैं, वो कभी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बोले जाएंगे। ना वो एग्रीकल्चरिस्ट है, ना वो एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, वो 22 या 24 पढ़ के अपना डिसाइड करेंगे। आर यू ओके विद दिस? तो ये हमारे पास है बेटा सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, याद रख लेंगे। इसमें कौन कौन से पर्सन स्पेसिफाइड हैं? 2। एक तो वो जो उन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं जिन पर GST है ही नहीं, एंड दूसरा किसान। इसमें खास सिर्फ क्या ध्यान रखना है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ लैंड कल्टीवेशन, सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ लैंड कल्टीवेशन। आर यू ओके विद दिस? यस सर, यस। चलिए, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 23 में 23(2) क्या कहता है? नोटिफाइड पर्सन्स को टाइम टू टाइम अगर उन्हें लगेगा तो वो एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बेटा नोटिफाइड में वो अब किस पर्सन को एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो एनी पर्सन। इसमें सप्लायर भी हो सकते हैं, अदर देन सप्लायर भी हो सकते हैं। किसी भी पर्सन को जो है वो एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। स्पेसिफाइड तो सिर्फ सप्लायर किए थे, बट नोटिफाइड में वो क्या रहे? किसी भी पर्सन को जो है वो हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एंड 23(2) गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफाई किया है, टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफाई किया है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है वो इशू किए हैं। अब उन नोटिफिकेशन का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन नंबर यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, यू आर ओनली सपोज टू रिमेंबर उन्होंने किस किस कैटेगरी को जो है वो एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन किया है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप सप्लायर हैं, आप क्या हैं? सप्लायर, लेकिन आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करी जिन पर टैक्स तो है लेकिन RCM में है। यस सर, तो सुनो, अगर आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज दिए होते जिन पर टैक्स ही निल है यस सर, तो आप ऊपर एग्जेम्प्ट हो जाते। यस सर, अब लेकिन आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज दिए जिन पर टैक्स है, मान लो 18%, यस सर, पर वो RCM में है। यस सर, तो आप सुनिएगा, ये वाले गुड्स पर टैक्स हैं, पर RCM का मतलब क्या हो गया? आपको नहीं देना, रेसिप्ट को देना है। रेसिपेंट को देना है। अब आपके सप्लाई गुड्स टैक्स वाले हैं लेकिन आपको नहीं देना है, यस सर, तो फिर बेटा आपका रजिस्ट्रेशन करा के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने क्या बोला? आपने आपको हम नोटिफाई कर रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट रहेगा। एक नोटिफिकेशन आ गया, क्लियर है? यस। अच्छा, एक बात करो, अगर ये सप्लायर RCM के अलावा कुछ और गुड्स की भी सप्लाई करता हो जिन पर RCM नहीं है, तो फिर तो फिर सर, अगर RCM नहीं है तो क्या उस केस में टैक्स की जिम्मेवारी उसकी है? Yes, sir. यस। तो उस केस में ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन सिर्फ कब होगा? सिर्फ जब RCM. आपने सिर्फ और सिर्फ RCM वाले गुड्स एंड सर्विसेज दिए। यस सर, आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. अच्छा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ RCM वाले गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तो एक बात और बताओ, उस केस में आप रजिस्ट्रेशन से बाहर हो जाओगे, sir. क्योंकि गवर्नमेंट को आप में फिर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, और RCM में अब टैक्स किसको पे करना है? रेसिपिएंट को। Yes, sir. रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी क्या कराना पड़ेगा? 24 में। यस, वो कहाँ आएगा? 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसको जो होगा वो कराना पड़ेगा। क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. यस। चलो, ये एक बात हो गई। अच्छा, और एक बात सुनना, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, मैं पूछता हूँ आपसे। उन्होंने बोला एक सप्लायर RCM वाले गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, सिर्फ वही, Yes, sir. लेकिन उसका काम है साल का 10 करोड़ का, सर उसको नहीं तो बेटा ये तो बहुत बड़ा हो गया। वैसे सर कराएं से रजिस्ट्रेशन? करवाना, नहीं, सर, क्यों? टैक्स वसूल RCM में। चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, टैक्स लेना ही नहीं है यस सर, तो वो बाहर चलेगा। यस सर, आर यू ओके विद दिस? यस सर, अच्छा, और सुनो,
अगला नोटिफिकेशन जो उन्होंने इशू किया अब उसको सुनना, एक ये तो याद रख लोगे। Yes, sir. यस। अब बेटा और उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किए हैं उसमें उन्होंने जो नोटिफाइड पर्सन किए एग्जेम्प्ट, उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट तो किया लेकिन कुछ लिमिट ऑफ टर्नओवर तक ही एग्जेम्प्ट किया। ये जो मैंने बेटा आरसीएम वाला बोला, इसमें उन्होंने जो एग्जेम्प्ट किया है कोई लिमिट दी है नहीं। आपका 10 करोड़ का काम हो, 100 करोड़ का काम हो, आपसे टैक्स लेना नहीं, आप एग्जेम्प्ट। अब और जो नोटिफिकेशन इशूड है उनको मैंने सेपरेट इसलिए लिया बिकॉज उन सब में उन्होंने लिमिट दी है कि इसमें इतनी लिमिट तक जो है हम आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी सारे नोटिफिकेशन आपकी लिंकिंग मेंटेन रखने के लिए मैंने जहां जहां लिंक करके दिए हैं उसको आप समझते चलो। लिंक करके दिए हैं बेटा, ई कॉमर्स वाले पॉइंट से उठाऊंगा। जो सप्लायर ई कॉमर्स करते थे किसके थ्रू? ईसीओ के थ्रू। और कौन सा ईसीओ? जिसको टीसीएस कलेक्ट करना होता था, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। यस। अब उन्होंने 23(2) में 23(2) में उन्होंने एग्जम्पशन इशू करी। उन्होंने 23(2) में एग्जम्पशन इशू करी सर्विसेज वालों के लिए सिर्फ। एस का मतलब, सिंबल का मतलब सर्विसेज वालों के लिए, सिर्फ सर्विसेज वालों के लिए उन्होंने एग्जम्पशन इशू करी। और उन्होंने ये बोला कि वैसे तो आपका 24 में कंपलसरी बनता था, लेकिन हम 23(2) में अपनी पावर को यूज करते हुए सप्लायर ऑफ सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, बट ओनली अप टू लिमिट ऑफ 20 lakhs एंड 10 lakhs। एग्जामिनर अब आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सुनो। आप गुड्स के सप्लायर हो, गुड्स के, और आप काम कर रहे हो फ्लिपकार्ट के थ्रू, जिसमें फ्लिपकार्ट आपका टीसीएस काटेगा। फ्लिपकार्ट आपका बोला है ईसीओ। तो आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और आपने नया काम खोला है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के थ्रू काम कर रहे हो। मुझे बोलो, आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था 24 में? 23(2) में एग्जम्पशन आ गई या आपके लिए नहीं आई? नहीं आई। आपका कंपलसरी था और कंपलसरी ही रहेगा। ठीक है। अब आपने काम खोला सर्विसेज का और आप ईसीओ के पास लिस्ट हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो अब क्या आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, लेकिन आपको 23(2) में उन्होंने एग्जम्पशन दे दी। अब बेटा एग्जम्पशन कितनी दी? 20 लाख, 10 लाख। ये 10 लाख कौन से होते होंगे? वो नागमणि तेरा पूरा मजा। मतलब बेसिकली क्या है, उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली वैसे कंपलसरी था, लेकिन आपको एक तरीके से हमने 22 जैसे ही बेनिफिट जो हैं वो दे दिए। आर यू ओके विद दिस? यस। मे आई प्रोसीड फर्दर? फिर उसके बाद बेटा ये जो अगला पॉइंट पिकअप कर रहा हूं, दिस इज फॉर इंटर स्टेट सप्लायर। तो अभी 24 में आपने क्या पढ़ा? एक सप्लायर अगर इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रखा गया था। अब लेकिन बेटा उन्होंने 23(2) में अगेन सर्विसेज के सप्लायर को रिलैक्सेशन दी। अब बेटा सर्विसेज के नीचे मैंने लिखा ऑल सर्विसेज। ठीक है, आप किसी भी तरीके की सर्विस देते हो इंटर स्टेट में, आपका रजिस्ट्रेशन वैसे कंपलसरी था, लेकिन हमने 23(2) में आपको जो है इतने तक रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, ये भी सर्विसेज वालों के लिए किया पहले। अब बेटा जब सर्विसेज वालों के लिए किया तो बाद में गुड्स वाले भी आए। गुड्स वाले बोले उनको किया है तो हमें भी करो। बोले नहीं तुमको नहीं करेंगे, तुमको हमने ईसीओ में भी कहाँ किया है, तुमको हम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन बेटा उन्होंने फिर बाद में सिर्फ कुछ गुड्स, सिर्फ कुछ गुड्स के रिस्पेक्ट में उनको भी एग्जम्पशन जो है वो दे दी। कुछ गुड्स के रिस्पेक्ट में उनको भी जो है वो एग्जम्पशन दे दी। और बेटा इस वजह से यहाँ जी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी के नीचे लेकिन ऑल गुड्स नहीं लिखा हुआ। जी के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्टमैन। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब समझोगे? हैंडीक्राफ्ट का मतलब मशीन से बने या हाथ से बने? हाथ से बने। ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स हाथ से बने हुए गुड्स, और प्रिंसिपली बेटा हाथ से बने होंगे तो मशीन तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुई होगी, बिल्कुल भी नहीं, या थोड़ी बहुत मशीन चल जाएगी। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को उन्होंने बता रखा है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब जो प्रीडोमिनेंटली हाथ से बने हैं, जिसमें मशीन का यूसेज बहुत कम है, तो वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर ऐसे क्राफ्ट्समैन गुड्स जो हैं
और बेटा यहाँ लिख लो स्पेसिफाइड, ये भी सारे नहीं, इसकी लिस्ट दे रखी है उन्होंने, विच यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, विच यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है, स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर गुड्स मेड बाय क्राफ्ट्समैन, उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी और उनको ये बोला कि ठीक है, अगर आप इनकी इंटरस्टेट सप्लाई भी करते हैं तो भी आपको इतनी लिमिट तक 20 लाख या 10 लाख तक जो होगा वो आपको जो होगा वो रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन हम दे रहे हैं। आर यू ओके विद दिस? यस। इसमें अगला एक पॉइंट और लिखो बेटा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड को है, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है और दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, इसमें बेटा उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगा रखी है, वो अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ कंडीशंस भी लगा रखी है कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी तो आपको ये एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑपरेशनल रहेगा। अच्छा, ई कॉमर्स वाले केस में और इंटरस्टेट सप्लायर वाले केस में अब डिफरेंस बोलो बेटा, क्या डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है? ई कॉमर्स वाले केस में सिर्फ सर्विसेज, गुड्स वालों को नहीं, गुड्स वाला चाहे वो हैंडीक्राफ्ट वाला क्यों ना हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और इंटरस्टेट सप्लायर के केस में सर्विसेज को तो है ही है, गुड्स में सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन वाले गुड्स हैं। आर यू ओके विद दिस? यस। फिर एक और कैटेगरी ऊपर चलो, अब कौन सी कैटेगरी पर पहुंचे? कैजुअल टीपी। कैजुअल टीपी के केस में जो लिखा हुआ है उसे देखकर बताओ आपको क्या समझ आया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गुड्स के लिए। इसमें सर्विस वाले बेटा नहीं है, सर्विस वाले नहीं है, इसमें सिर्फ गुड्स वाले हैं। और बेटा ध्यान क्या रखना है, गुड्स वाले इसमें सारे नहीं है, गुड्स वाले इसमें सारे नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ जो नीचे बताया था ना बेटा, सिर्फ उसी सेक्टर के लिए ये रिलैक्सेशन है। आर यू ओके विद दिस? एंड देयर इज नो अदर मेथड कि आप इतने सारे पॉइंट्स को अलग अलग याद रख पाओगे। चार्ट इज द ओनली मेथड दैट यू कैन रिटेन ऑल दीज पॉइंट्स इनटू योर माइंड। आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ। पैरेलल प्रेजेंटेशन से ये फायदा मिलेगा आपको, ठीक है जी। अब सुनना बेटा, और इन सब पॉइंट्स को बेटा वो इनकॉर्पोरेट करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ एक पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है। अब बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैं जो बात अब बोलूंगा, ये जो क्राफ्ट्समैन और हैंडीक्राफ्ट वाले हैं इनको दो जगह रिलैक्सेशन दी गई है कंपलसरी में। कहाँ कहाँ? एक तो इंटरस्टेट में और एक कैजुअल टीपी में। और बेटा ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ना इनको दो जगह, ये इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक का क्या मतलब है वो समझना बेटा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, मान लो एक आदमी स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लायर है, मान लो एक आदमी स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लायर है और लेट्स सपोज वो सप्लायर है इन राजस्थान, ठीक है। अब उन गुड्स को वो राजस्थान से लेट्स सपोज दिल्ली बेचता है, तो बेटा आप जवाब दे, राजस्थान से दिल्ली बेचता है तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। और इंटरस्टेट सप्लाई है, एक बार कोशिश करना, इंटरस्टेट सप्लाई है तो वैसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, पर 23(2) की वजह से ये एक लिमिट तक जो है वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट हो गई। ये वाला पॉइंट यूज कर लिया आपने? यस। अब अगली बात सुनना, लिंकिंग लेना। अब यही व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए यूपी में एक हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन लगी, तो ये क्या करेगा, राजस्थान से उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने गया, वहां एग्जीबिशन में उसने एक स्टॉल लगाया। जब वो स्टॉल लगाएगा तो वो उस यूपी में क्या बन गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब सुनना, ये आदमी वैसे कहाँ है, राजस्थान में, जरा जोड़ो, ये आदमी वैसे कहाँ है, राजस्थान में, यूपी के एग्जीबिशन में जा रहा है, अपना सामान यूपी लेके जाएगा, यस और नो? अच्छा, अब ये सामान जब यूपी लेकर के जाएगा तो मुझे बोलो, यूपी लेकर के जाएगा, क्या इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है? यस। लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं है क्योंकि हमने इंटरस्टेट होने के बावजूद भी इसका काम एग्जेम्प्ट रखा है, यस, ठीक है। कितने लिमिट तक तो टेंशन मत लो। अच्छा, अब यूपी में जब ये जाएगा तो एग्जीबिशन में ये वहां क्या बन जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यूपी में इसका रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी था? यस। लेकिन हमने चेन की बैक लिंकिंग करते हुए क्या कहा है कि अब पीछे से जो माल आया वो आपका इंटरस्टेट होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा गया है। अब आगे एज अ कैजुअल टीपी आप जो काम करोगे वो भी जो होगा वो आपका हमने जो है वो एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो क्या इंटरलिंकिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी? लिंकिंग छोटी सी है, राजस्थान से यूपी लाए,
इंटर स्टेट वो चेन, और फिर यूपी में एग्जीबिशन में बेच रहे हो वो चेन, इंटरलिंक करके जो है आपको एग्जाम्पशन दी गई है। Yes, sir. आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. इन सभी में आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, ये सभी एक लिमिट तक जो है वो अप्लाई होते हैं। और इनडायरेक्टली बोलूं बेटा, इन सभी केसेस में वैसे तो कंपलसरी था, पर उन्होंने एक टर्नओवर बेस फिर भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया। याद रख पाओगे? Yes, sir. चलो और करूं बात 23(2) में। एक बार बिफोर आई प्रोसीड एक बार फिर से दोहरा दो चार्ट से। 23 सेक्शन में खास बात क्या है, ये लायबल नहीं बनाता, ये एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन करता है। Yes, sir. ठीक है, और याद ऐसे ही रखना है 23 में 2 कैटेगरी है, बोलते जाओ, फाइनल रिवीजन है, स्पेसिफाइड, नोटिफाइड। Notified. स्पेसिफाइड जो लो बनाते टाइम ही लिख दिए गए, और क्या बोला गया, वो सप्लायर जो जिनके सप्लाई पर जीएसटी है ही नहीं, या किसान किसान की सप्लाई पर जीएसटी है Yes, sir. तो भी वो बाहर रहेगा, अगर वो प्रोड्यूस कौन सा है, लैंड कल्टीवेशन वाला है। ठीक है, चलो फिर नोटिफाइड, ये तो टाइम टू टाइम आए। इसमें सबसे पहले क्या है, आरसीएम वाला सप्लायर, Yes, sir. आपसे टैक्स नहीं लेना तो आपको बाहर, और इसमें बेटा टर्नओवर की लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी स्पेशल केसेस पड़े उन सब में टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख और 10 लाख। मैं आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. अब बेटा अब स्पेशल बात 23(2) में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अब इशूड है, जिसे आपको नंबर के साथ ध्यान में रखना है। अब मैं वो आपको बोल रहा हूं, वो नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया उन सप्लायर्स के लिए जिनका 24 में केस नहीं आता, बेटा ये सारे नोटिफिकेशन किन के लिए हैं, जो 24 में आ रहे थे, कंपल्सरी था, उनको एक टर्नओवर तक रिलैक्सेशन दी गई। अब मैं कह रहा हूं, अब लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन 23(2) में आया, किन के लिए, उन सप्लायर्स के लिए जो 24 में नहीं आते। अच्छा, 24 में नहीं आते मतलब वो 22 में आते हैं। अब आप 22 में आते हैं तो क्या उनको टर्नओवर पहले ही एक दे रखा था? यस। अब नोटिफिकेशन ने क्या किया, उस टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा के दिया। क्या दिया? टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा के दिया। 22 में तो ऑलरेडी देयर वाज अ लिमिट, उन्होंने क्या किया, लिमिट को बढ़ाते हुए एग्जम्पशन दी। अब देखो 22 इसके नीचे मैंने लिखा 22(1) में जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, Yes, sir. ठीक है, वो बेटा 20 और 10 तक थे, उनको ऑलरेडी एक लिमिट मिली हुई थी। 20 और 10. अब 23(2) ने उन लोगों के लिए Yes, sir. एक नोटिफिकेशन इशू किया और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा करके कर दी 40 लाख। ठीक है बेटा, अब इसमें उन्होंने ये बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना, 40 लाख तक मत कराना। और ये आपने पढ़ रखा है, मैंने करा रखा है बेटा। इसमें की पॉइंट्स आपको अगर याद हो तो ये उन्होंने रिलैक्सेशन दी फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Yes, sir. सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए दी, और उसमें भी उन्होंने क्या बोला था, वो जो होगा वो 10 स्टेट में नहीं होना Yes, sir. चाहिए। सुमा टीवी और वो हमारे होते थे, एक तो वो नागालैंड वाले 4 जो थे वो तो थे ही, उसके अलावा 6 और होते थे सुमा टीपी। ठीक है जी, सुमा टीपी याद आ रहा है कुछ? सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, एनपी, पौडुचेरी। ये आपको करा रखा है इंट्रोडक्शन के टाइम पर। और फर्दर इसमें एक और बात होती थी बेटा, ये उन्होंने बोला था कि वो स्पेसिफाइड 7 कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील नहीं करेगा। Yes, sir. तब ये आपको बढ़ी हुई लिमिट जो होगी वो अप्लाई होगी, और उसको रजिस्ट्रेशन सिर्फ तब कराना पड़ेगा जब 40 लाख से ज्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर होगा। अंदर इसका चार्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा, वो भी दिखा दूंगा, बाकी आपको ऑलरेडी करा रखा है बेटा। ये नोटिफिकेशन, सबसे पहले बोलो इस नोटिफिकेशन में खास बात क्या है, ये याद रखने का तरीका है। बाकी सारी नोटिफिकेशन कहाँ थी? 24 वालों के लिए, जिनको कोई लिमिट नहीं थी उनको उन्होंने 20-10 की लिमिट दे दी थी। Yes, sir. ये नोटिफिकेशन आई है 22 वालों के लिए, 24 वालों के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना। Yes, sir. 22 वालों के लिए है, और 22 में ऑलरेडी लिमिट थी तो इन्होंने बढ़ा करके उसे जो है वो 40 किया है। नोटिफिकेशन नंबर यहां ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर आते हैं 10/2019। और नोटिफिकेशन की शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? इसका बेनिफिट से मिलेगा सप्लायर ऑफ गुड्स को। Yes, sir. सर्विसेज वाले कह रहे हैं हमसे क्या गलती हो गई, उन्होंने बोला तुमको हमने बहुत बेनिफिट दे दिए उधर 24 में, इधर नहीं देंगे, ये सिर्फ गुड्स वालों के लिए। और उनको फर्दर बोला गुड्स वालों को इस जगह नहीं होने चाहिए, एंड फर्दर इन गुड्स में आप डील नहीं करोगे। अच्छा, अगर आप
इन स्पेसिफाइड 10 स्टेट में हो, बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 22 और 10 ही चलेगा। यस और नो? यस। अगर आप इन 7 कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील करते हो तो अगेन आपको एनहांस थ्रेशोल्ड के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको जो होगा वो 22 और 10 ही चलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है इससे जो बड़ी हुई लिमिट सेट की गई है बेटा, इसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में एनहांस्ड थ्रेशोल्ड, बड़ी हुई थ्रेशोल्ड। वैसे थ्रेशोल्ड कितनी थी? 20 और 10, इस नोटिफिकेशन से बढ़ गई 40 हो गई। किसके लिए? गुड्स वालों के लिए। तो बेटा अब सिंपल क्रक सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए अगर उनका केस 22 में आता है तो उनके लिए लिमिट 20 और 10 थी, वही चलेगी। सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए अब लिमिट क्या हो गई? 20 और 10 भी है और 40 भी है। ठीक है, आप 40 के लिए एलिजिबल हो तो 40, अदरवाइज 20 और 10। मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगा 1-2 से, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, अब मेरा लास्ट बात सुनो। अब बेटा ये जो इन्होंने एनहांस थ्रेशोल्ड सेक्शन 23 का नोटिफिकेशन इशू करके दी है, अब सब्सिक्वेंटली लास्ट बात सुना बेटा, एनहांस थ्रेशोल्ड ये जो इन्होंने 23(2) में नोटिफिकेशन इशू करके दी है, सब्सिक्वेंटली इन्होंने क्या किया, ये टर्नओवर की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, इस बात के प्रोविजन सेक्शन 22(1) में ही इंट्रोड्यूस कर दिए, सेक्शन 22 में ही इंट्रोड्यूस कर दिए। वैसे ही एनहांस थ्रेशोल्ड कहाँ से बढ़ाई थी? 23(2) के नोटिफिकेशन से। 2019 देख रहे हो ना? यस। बाद में लेटर ऑन फर्दर लॉ डेवलप हुआ और उन्होंने क्या किया, 22(1) को फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंड किया और 22(1) में प्रोविजो इंसर्ट करके ये लिखा कि गवर्नमेंट 22(1) में ही नोटिफिकेशन इशू करके सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए लिमिट जो है वो बढ़ा सकती है, 40 लाख तक की कर सकती है। ये उन्होंने 22(1) में प्रोविजो इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन बेटा आपको ये ध्यान में रखना है, वो जो प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया उस प्रोविजो को गवर्नमेंट ने आज तक यूज नहीं किया, उस प्रोविजो में कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करी। अगर वो उस प्रोविजो में नोटिफिकेशन इशू कर दे तो फिर ये विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली प्रोविजो को यूज नहीं किया गया है और क्योंकि प्रोविजो यूज नहीं किया गया है तो वो सिर्फ एक पावर है, अनयूटिलाइज्ड पावर, उसको आपने नहीं बोलना। आज की डेट में जो एनहांस थ्रेशोल्ड है, ये प्लीज बेटा ध्यान दो, आज की डेट में जो एनहांस थ्रेशोल्ड है वो 22 से फ्लो हो रहा है या फिर 23 से ही फ्लो हो रहा है? 23 से ही फ्लो हो रहा है। अब आप कहोगे सर जब उन्होंने 22 में नोटिफिकेशन इशू कर ही दी, मतलब ये अमेंडमेंट कर ही दी, तो यहाँ नोटिफिकेशन इशू क्यों नहीं किया? बेटा ये मेरा भी सवाल है, मैं भी गवर्नमेंट से कई बार पूछ चुका, भाई जब तुमने ये इंट्रोड्यूस कर दी है और अमेंडमेंट इफेक्टिव भी कर दिया है तो नोटिफिकेशन यहाँ क्यों नहीं इशू करते हो? उन्होंने बोला हम यहाँ करें या वहाँ करें, बात तो एक ही है। अभी हमने नहीं करी, जब मन करेगा कर देंगे, बस ठीक है भाई साहब, तो हमें भी यही करना है। आपको लेकिन एज अ स्टूडेंट क्या ध्यान में रखना है, आपका आंसर एनहांस थ्रेशोल्ड का अगर आएगा तो इसका रेफरेंस नहीं दोगे 22(1) का प्रोविजो। 22(1) में बेटा ये प्रोविजो इंट्रोड्यूस है बट आप इसको यूज नहीं करोगे। आपसे कोई पूछेगा कि लिमिट 40 लाख है, उसका लीगल सपोर्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 23(2) की नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। आर यू ओके विद दिस? सर आप ना हमें टाल रहे हो, आपको जरूर इसका लॉजिक पता होगा, ऐसे थोड़ी ना बिना लॉजिक के गवर्नमेंट कुछ काम करती है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो चलो सुन लो। बेटा गवर्नमेंट थोड़ी सी चालाक है, वैसे तो बहुत चालाक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूँगा और मैं एक लाइन बोलूँगा, मुझे अगर आप क्लिक कर लेना तो फिर बढ़िया बात है। सुनो बेटा, एक बार इस पॉइंट को छोड़ दो, इधर ये जो सारी नोटिफिकेशन बढ़ाई थी, जैसे इसमें ECO वाली बात करो, ECO वालों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, सर्विसेज वालों के लिए इतनी लिमिट तक जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब छोटी सी बात सुना, टेक्निकल बात है क्योंकि आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो बेटा ये जो सर्विसेज वालों के लिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया था ना, तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये लिखा जो सर्विसेज के सप्लायर ECO के थ्रू काम करेंगे उनको एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, उनको हम एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टू द एक्सटेंट द लिमिट इज अदरवाइज अवेलेबल अंडर सेक्शन 22, टू द एक्सटेंट द लिमिट इज अदरवाइज अवेलेबल अंडर सेक्शन 22। और 22 में क्या लिमिट होती है?
20 और 10। ऐसे ही बेटा ये जितने भी नोटिफिकेशन आए ना, इन सब में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि इनको हम एग्जाम कर रहे हैं टू द एक्सटेंट लिमिट इज अदरवाइज अवेलेबल अंडर सेक्शन 22। तो अब आपको वो ना याद रखना पड़े, मैंने तो सिंपल 20 और 10 लाख कर दिया। अब सुनना बेटा, ये जो गुड्स वाले हैं, कौन से गुड्स वाले हैं, अगर कल फ्यूचर में गवर्नमेंट 22 की पावर को यूज करके लिमिट 40 कर देगी, नहीं समझ आया, लिंक आ रहा होगा कुछ, अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट 22(1) की पावर को यूज करके 40 कर देगी, नोटिफिकेशन इशू कर देगी, तो 22 में लिमिट 40 हो जाएगी, और जैसे ही 22 में लिमिट 40 हो जाएगी गुड्स वालों के लिए, तो वैसे ही कोरिस्पॉन्डिंगली इन गुड्स वालों के लिए यहां पर भी लिमिट क्या 40 हो जाएगी। यस, गवर्नमेंट अभी वो करने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने 22 की पावर को यूज नहीं किया, और अब दोबारा बोलेंगे, अब उन्होंने 22 की पावर को यूज नहीं किया, तो 22 में लिमिट आज भी क्या है 20 और 10, और इन लोगों को क्या मिलेगा 20 और 10। सर वो 40 अभी 22 में नहीं है, वो कहां पर है 23 में, वो कहां एनहांस करिए 23(2) नोटिफिकेशन में, तो वो उधर अप्लाई होगी, इधर तो बेसिक लिमिट जो है वही अप्लाई होगी। बस गलती से भी अगर गवर्नमेंट ने फ्यूचर में 23(2) का ये नोटिफिकेशन कैंसिल करके यहां से लिमिट बढ़ा दी, तो सिर्फ यहां लिमिट नहीं बढ़ेगी, उसका इंपैक्ट इधर ये जो गुड्स वाले हैं इनके ऊपर भी चला जाएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल। सो दिस इज द टोटल चार्ट जिसमें सारे प्रोविजन जो है वो बेटा आपके जो है वो मैंने कवर कर लिए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। चार्ट पर ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, सेक्शन 25 में 6A, 6B एंड 6C इन 3 सबसेक्शन के थ्रू ये प्रोवाइड किया कि आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो अब जीएसटी में जो होगा रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी होगा। अब 3 सबसेक्शन में क्यों लिखा, ये बात तो एक ही जगह लिखी जा सकती थी, ठीक है, तो उसको समझो। 25(6)A में इन्होंने कहा कि ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये हम आज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले बहुत सारे लोग होंगे जो रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, तो 25(6) उन्होंने उन लोगों के लिए बनाया जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस के आने से पहले ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, समझ गए। यस, एंड 6B एंड 6C वो उन्होंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो बाद में रजिस्ट्रेशन के लेने के लिए आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने 25(6)A में क्या कहा देखिएगा, इन्होंने बोला जो भी पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन की अमेंडमेंट से पहले जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या नाम दे दिया मैंने उसको बेटा, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, उसको उन्होंने ये बोला कि अब आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको अब हम एक टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर अंदर क्या करना होगा, अभी तक तो आधार था नहीं, बिना उसके रजिस्टर्ड हो गया था, लेकिन अब उसे एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर उसे क्या करना होगा, आधार ऑथेंटिकेशन की फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को 25(6) से क्या कह रहा है बेटा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन अब कंप्लीट करेंगे विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, एक टाइम फ्रेम विंडो दी जाएगी, उसके अंदर आप कंप्लीट करें, नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। ये है हमारे पास 25(6) से। आर यू कंफर्टेबल? यस। अच्छा, अब 6B और 6C वो बात करते हैं उन लोगों की जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन आने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब ये लोग बाद में अप्लाई करेंगे तो इनको तो क्या कहा जाएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, अब 6B और 6C में क्या फर्क है, उन्होंने ये बोला अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, राम श्याम घनश्याम, तो उसे 25(6)B बोलता है आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाओ। अच्छा, और अगर इंडिविजुअल नहीं, कोई अदर एंटिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी, तो उसके लिए 25(6)C बनाया गया है जो ये कहता है कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाओ। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, दोबारा बोलना, 6B और 6C में क्या फर्क है? 6B किसके लिए ना, 6B और 6C कह रहा हूं बेटा, 6B और 6C में क्या फर्क है? अगर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराने आएगा तो 6B, अदर एंटिटीज आएंगी
चाहे वो HUF हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, कोई भी अलग एंटिटी अगर आएगी तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की बात कहां लिखी गई है? 6C। अब मैं आपको हल्की सी बात बोलता हूं कि ऐसा इन्होंने क्यों अलग अलग बताया। सुनो बेटा, सुनो, राम रजिस्ट्रेशन कराने आया है और हमने कहा आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, किसका? राम का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, किसका? कंपनी का। कंपनी का आधार होता है? बोलो बेटा, कंपनी का पैन होता है? हाँ, मैं आधार की बात कर रहा हूं, तो कंपनी के पास आधार हमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलता है ना? यस। तो बोलो बेटा, कंपनी के केस में अब क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली, किसका आधार ऑथेंटिकेशन कराएं? कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने आई है तो बेटा किसका कराऊं? डायरेक्टर? डायरेक्टर बहुत सारे हैं, सबका आएगा या नहीं? क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ही पूछो, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कराने आई है, आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, ठीक है कराएंगे, किसका? पार्टनरशिप फर्म का तो नहीं होगा आधार, पार्टनर्स का कराएं, बहुत सारे हैं, किसका? क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? यस। HUF है तो HUF के केस में HUF का तो आधार नहीं होगा, किसका होगा? कर्ता का होगा या मेंबर्स का होगा? क्वेश्चन आएगा किसका कराएं, ठीक है ना? तो इस वजह से बेटा इन्होंने ये दो अलग अलग बात बनाई, क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल अगर कराने आ रहा है तो उसके केस में तो क्लैरिटी है, इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, लेकिन अदर्स के केस में उन्होंने बताया फिर कि किस पर्सन का आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। आर यू क्लियर? यस। अब जरा पढ़ो नीचे 25 6B एंड 6C, ठीक है। वो क्या कहते हैं बेटा? अब सुनो, दोनों ही ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा। 6B क्या कहता है? इंडिविजुअल के केस में आधार किसका ऑथेंटिकेट होगा? उस इंडिविजुअल का, ऑब्वियस है। 6C कहता है अदर एंटिटीज अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएगी तो बोलो बेटा आधार जो होगा वो स्पेसिफाइड पर्संस का जो होगा वो ऑथेंटिकेट कराया जाएगा। जैसे HUF के केस में AA बेटा, जहां भी मैं लिखूंगा इसका मतलब है आधार ऑथेंटिकेशन, है ना? ये शॉर्टकट है मेरा, AA का मतलब आधार ऑथेंटिकेशन। तो HUF के केस में आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ कर्ता। PF पार्टनरशिप फर्म के केस में आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ मैनेजिंग एंड ऑथराइज्ड पार्टनर्स। और भी बड़े सारे लोग होंगे, तो इन्होंने आगे क्या लिखा है? ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप, ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप। आर यू ओके विद दिस? यस। अब ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप, इसको हाईलाइट कर लेना। इससे हमारा क्या मतलब है बेटा? कभी भी आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देंगे तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो होगी वो साइन की जाएगी, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस का ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो कौन है, कि कभी भी अगर पोर्टल पर कम्युनिकेशन हुआ तो कौन पर्सन होगा जो कि ऑथराइज रहेगा। और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना पड़ेगा, उसका आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। मुझे एक बात बताओ, HUF के केस में कर्ता, और अगर कर्ता ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हो तो बेटा कर्ता तो कराएगा ही कराएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी भी कराएगा। बट अगर कर्ता ही ऑथराइज सिग्नेटरी हो तो सिर्फ कर्ता ही कराएगा, बात खत्म। आर यू ओके विद दिस? बोलो आगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स कराएंगे, और अगर ऑथराइज सिग्नेटरी GST में किसी और को बनाया गया है तो क्या वो भी कराएगा? यस। बट अगर ऑथराइज सिग्नेटरी खुद मैनेजिंग ऑथराइज पार्टनर है तो फिर सेपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंपनी के केस में कौन कराएगा बताओ? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आंसर करोगे। कंपनी के केस में, कंपनी के केस में कौन कराएगा? कंपनी के केस में कौन कराएगा बेटा? कंपनी ना तो HUF है ना ही पार्टनरशिप फर्म है, तो नीचे वाली लाइन पड़ी जाएगी, नीचे वाली लाइन पड़ी जाएगी ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप। कंपनी ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो किसी को तो ऑथराइज सिग्नेटरी बताया होगा, एंड नॉर्मली लेट्स सपोज उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाया, तो क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर का जो होगा वो आधार ऑथेंटिकेट जो होगा वो किया जाएगा। तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है GST में एंटिटी ने बेटा, उसका आधार ऑथेंटिकेशन हर हालत में होगा, उसका हर हालत में होगा। एडिशनली क्या ध्यान में रखना है? HUF के केस में कर्ता का जरूरी है, ऑथराइज सिग्नेटरी और कर्ता, ठीक है, सेम ही है तो एक बात हो गई। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स का भी जरूरी है। कैन यू रिमेंबर दिस थिंग? ये हमारे पास बेटा हो गए सेक्शन 25 6B एंड 6C। कैन आई प्रोसीड? यस। अब बेटा उसके बाद उन्होंने 25 6D वो जो बनाया उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी। 25 6D जो बनाया उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी। उसमें उन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर पर्सन
या किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर गवर्नमेंट को लगेगा तो वो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगी। क्या लिखा बेटा मैंने 25(6)(d) के ऊपर? गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एनी पर्सन या फिर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब गवर्नमेंट ने क्या पावर रखी है अपने पास कि वो ये कह दे ये टाइप ऑफ पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल नहीं होंगे। या गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि आसाम में आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन अभी अप्लाई नहीं होंगे। और बेटा इसके लिए गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? नोटिफिकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? नोटिफिकेशन। बस अभी एक बार के लिए फुल स्टॉप लगाओ और पहले मुझे बोलो आपको 25(6)(a) से 6(d) का बेसिक क्या समझ आया? नॉर्मल रूल क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है और उसके आगे 6(a), 6(b) और 6(c) में स्टोरी है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? 25(6)(d) जिसमें गवर्नमेंट ने ये पावर रखी हुई है कि वो किसी भी पर्सन या किसी भी स्टेट में आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन को फॉर द टाइम बीइंग के लिए एग्जेम्प्ट रख सकती है। आर यू ओके विद दिस? अब बेटा 25(6)(d) में एक्चुअल में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक इशू किया है, तो वहां पर 6 कैटेगरी ऑफ पर्संस को उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन से बाहर रखा है। यू आर सपोज टू मेमोराइज दोस पर्सन, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दी। प्रोविजन ऑफ 6(a), 6(b) एंड 6(c) यही थे ना बेटा जो आधार ऑथेंटिकेशन की बात करते थे। अब वो क्या कह रहे हैं? ये वाली बात जो होगी ये अप्लाई नहीं होगी टू दीज 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन। इन 6 लोगों को ये वाली बातें अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, मतलब क्या होगा? इन 6 केसेस में रजिस्ट्रेशन आपको बिना आधार ऑथेंटिकेशन के मिल जाएगा। आर यू ओके? पहला पॉइंट तो आई एम श्योर आप पढ़ते ही समझ जाओगे। बोलो कौन? नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको तो छोड़ना जरूरी है बेटा, यस और नो, क्योंकि इसके पास आधार हो ही नहीं सकता। यस। फिर उसके बाद बेटा 2 to 5 इनको इकट्ठा पढ़ना और देखना इसमें कुछ कॉमन स्पिरिट नजर आए। कुछ कॉमन बात नजर आएगी इसमें? ये गवर्नमेंट रिलेटेड बातें हो गई, तो इसको इकट्ठा ऐसे याद रखना कि कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई भी PSU, ये सब तो रिलायबल लोग हैं, इन्होंने इनका भी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं किया। और लास्ट जो होगा बेटा उसको थोड़ा सा मेहनत से अलग से याद रखना पड़ेगा। 6 में उन्होंने बात करी अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(9). अब ये 25(9) क्या है ये सुनना। 25(9), ठीक है। 25(9) मैंने कहा इसमें बेटा लेटर ऑन इसके ऊपर पूरी डिटेल आएगी। अभी सिंपली ये ध्यान रखना 25(9) में कुछ स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड एंटिटीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है और कहा गया है कि ये जो स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड एंटिटीज होंगी ये GST में रजिस्टर्ड जब की जाएंगी तो इन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर GSTN नंबर के नाम से नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा UIN के नाम से रजिस्ट्रेशन। UIN की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई वुड लाइक टू रीस्टेट 25(9) which will study later in detail. It says कुछ स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड एंटिटीज वो जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेक्शन 25 में फॉलो करेंगी तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर GSTN के नाम से नहीं दिया जाएगा, उन्हें UIN के नाम से दिया जाएगा। और ऐसा क्यों वो सब बेटा 25(9) के टाइम पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप याद रखिएगा। अब ये जो स्पेशल एंटिटीज हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद UIN मिलता है, हमने क्या बोला? इनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो फोकस आधार पर रखो। तो ये 6 एंटिटीज बेटा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जानी है। आर यू कंफर्टेबल? अच्छा, इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सब एंटिटीज के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हो चुका है। इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सब के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हो चुका है। और सुनिएगा बेटा, आधार ऑथेंटिकेशन लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि उन्होंने 2020 से लागू करवाया है, तो मुझे जरा बताना जो 2020 से पहले हैं रजिस्टर्ड, क्या उनको भी आधार ऑथेंटिकेट कराना है? यस, 25(6)(a) में। और जो 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने आएंगी उनको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑब्लिगेशन कहां से आएगा? 6(b) से अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है एंड 6(c) से अगर वो अदर पर्सन से। आर यू कंफर्टेबल? यस।
अभी कहानी आगे सुनो। अब ये 25(6) से एंड 6B 6C के लिए जरा कुछ और नई बात सुनो बेटा। अब 6A वाले की तरफ फोकस लाओ। आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करने से पहले जो भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको उन्होंने 25(6)A में ये कह दिया कि आपको अब आधार ऑथेंटिकेशन आ गया है, विद इन अ टाइम फ्रेम आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अब बेटा नीचे लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, नथिंग प्रेस्क्राइब्ड प्रेजेंटली। लिखा क्या था इन्होंने, प्रेस्क्राइब पीरियड में करा लेना, लेकिन अभी तक उन्होंने वो प्रेस्क्राइब्ड बताया नहीं है कि कब तक करा लेना। जब तक वो बताएंगे नहीं मतलब क्या होगा, लोगों को कराना नहीं है। कहने का मतलब ये प्रोविज़न अभी प्रेजेंटली ऑपरेशनल नहीं है। सर ऐसा क्यों किया इन्होंने? बेटा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनको आधार ऑथेंटिकेशन हम करवाना तो चाहते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें ना डिस्टर्ब होंगी, इन द सेंस वो नहीं कराएंगी तो हम कैंसिल करेंगे, तो बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, शायद आप भी रेगुलर पढ़ते हो तो ये जानते हैं, जीएसटी में अभी वैसे ही बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं, लोगों की वैसी बहुत शिकायतें हैं, तो उन्होंने बोला चलो इनको थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं, आराम से करवा लेंगे। तो ये प्रोविज़न अभी ऑपरेशनल नहीं कराया गया। हाँ, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन जितने भी कर रहे हैं, क्या नए रजिस्ट्रेशन जितने भी कर रहे हैं उनके लिए जो 6B और 6C है वो ऑपरेशनल है बेटा, वो ऑपरेशनल है। तो नए रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के नहीं हो रहे। पुराने तो ठीक है जो चल रहे हैं, बट नए वाले बिना आधार ऑथेंटिकेशन के नहीं हो रहे। आर यू ओके विद दिस? यस। आगे चीजें टेक्निकल होंगी, इतने बेस में कंफर्टेबल हो तो मैं आगे बात करूं? yes. अच्छा बेटा, अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, स्टार लगाओ। ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखो, इसको पहले वर्बली मुझे आंसर करो फिर लाइन लिखना। बेटा मान लो आज की डेट में, सुनो भाई, आज की डेट में मान लो मिस्टर राम रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, आज की डेट में 2022-23 की बात कर रहे हैं हम। मिस्टर राम रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, तो बेटा नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, क्या आधार ऑथेंटिकेशन पिक्चर में आ जाएगा? यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जीएसटी वालों ने बोला आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अब आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब आधार वैलिडेट करेंगे आपको ना। ये एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए के पास आधार हो ऐसा ज़रूरी है? नहीं। अब राम ने पूछा मेरे पास आधार नहीं है, मेरे पास आधार नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। जीएसटी वाले वो क्या कह रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे तो ही रजिस्ट्रेशन देंगे? नहीं। अब राम कह रहा है मेरे पास आधार नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा बेटा, तो जीएसटी वाले बोले भाई बिना आधार के तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अब उसने बोला आधार नहीं है और मैं नहीं लेना चाहता, जीएसटी वाले बोले रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब इस आदमी ने बोला अगर तुम मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे तो इनडायरेक्टली तुम मुझे आधार लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। और उसने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई, शायद आप लोगों ने भी सुना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आधार किसी व्यक्ति को लेने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। आधार नंबर जो है वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, और अगर कोई व्यक्ति आधार नहीं लेना चाहता तो व्यक्ति को आधार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब राम की शिकायत समझना। राम कह रहा है कि तुम कह रहे हो आधार ऑथेंटिकेट करोगे, मेरे पास है ही नहीं। जीएसटी वाले कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन लेना है तो करा, तो राम ने क्या बोल दिया, तुम मजबूर कर रहे हो, मैं कोर्ट में जाऊंगा। और कोर्ट में अगर वो जाएगा तो इट्स वेरी लाइकली कि कोर्ट जो होगी उसके फेवर में बात कर देगी। तो बेटा इन्होंने एक गुंजाइश रखी है, छोटी सी। उन्होंने बोला जी देखो, वैसे तो नॉर्मल अगर कोई समझदार आदमी होगा ना और हम कह रहे हैं आधार के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो वो कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा इस बात पे, रादर देन वो क्या करेगा, आधार ले लेगा। बट फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से आधार नहीं लेना चाहता तो उन्होंने ये बोला अगर आप आधार नहीं लेना चाहते तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर तो देंगे, लेकिन उस केस में फिर आपको हम कुछ अदर अल्टरनेटिव तरीकों से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, और वो तरीके जो होंगे फिर आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। आर यू ओके विद दिस? बड़ा लॉजिकल बात है। तो लिख के जरा, इफ आधार हैज नॉट बीन असाइंड, इफ आधार हैज नॉट बीन असाइंड टू द पर्सन, अगर आधार जो है वो
असाइन नहीं किया गया है, देन सच पर्सन shall be offered other alternate and viable means of identification. मैंने क्या इस लाइन से बोलना चाहे, नॉर्मल रूल क्या है, आपको आधार देना है, यस सर, बट अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को अभी आधार असाइन ही नहीं हुआ है यस सर, तो मैं कैसे आधार दूं, यस सर, तो फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उस केस में बिल्कुल मना कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, नहीं, उन्होंने क्या बोला, फिर हम क्या करेंगे, आपको अल्टरनेट वायबल मींस ऑफर करेंगे जिसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। उससे भी जो होगा वो बेटा काम चल जाएगा। आधार असाइंड है, यस सर, आधार कराओ, आधार नहीं है तो फिर आपको अदर अल्टरनेट मींस जो होंगे वो दिए जाएंगे। ये मैंने साइड में इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आधार आज की डेट में सभी लोग लेकर के चलते हैं, बट फिर भी अगर कोई नहीं लेकर के चल रहा तो उन्होंने बोला ठीक है, उस केस में हम आपको परेशान नहीं करेंगे कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। हमने यही गुंजाइश क्या बना दी है बेटा कि आपको अल्टरनेटिव मींस से जो होगा वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सुनना बेटा। अब वो ये कहते हैं अगर आधार है तो आधार से आप जेन्युइन प्रूव हो गए, ध्यान से सुनो मेरी तरफ देखें, और अगर आधार नहीं है तो फिर अब वो ये कहते हैं बेटा फिर उस केस में आपकी प्रीमाइस का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, यस सर, और फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपकी आइडेंटिटी से जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप जेन्युइन हो, बोगस नहीं हो, तो ही हम आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट करेंगे। आर यू ओके विद दिस? यस सर, आप अगर बात समझ पाए हो तो मुझे बताना ज़रा ध्यान से, और बस इतने को आपने एक बार के लिए बोल दिया तो आप समझना सारे की पॉइंट्स आपके पास आ गए। बेटा ये जो ये 6 कैटेगरी है ये वाली, यस सर, इसके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है, एग्जैक्ट तो इसकी कहानी तो साइड कर दो, ये तो नॉर्मल अप्लाई करे और रजिस्ट्रेशन ले ले। है, यस सर, बाकी जो स्टोरी है ठीक है, और उसमें से भी अभी प्रेजेंटली इनकी बात कर रहा हूँ यस सर, यस, जिनके ऊपर एक्चुअल में आधार ऑथेंटिकेशन चालू है। अब इन लोगों को क्या करना है, आधार दे दोगे बहुत बढ़िया, आधार ऑथेंटिकेशन करा लोगे बहुत बढ़िया, नहीं कराओगे नहीं कराएंगे तो सर, नहीं कराओगे तो फिर अल्टरनेटिव मींस होंगे, और अल्टरनेटिव मींस में जरा बोलो कीवर्ड क्या होगा इसमें, अल्टरनेटिव मींस में तो आप आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर आके करेगा, फुली सेटिस्फाइड होगा कि आप जेन्युइन हो, बोगस नहीं हो, तो ही रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपको दिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस सर, ठीक है। और बेटा ये बात जो है, ये जो आपने समरी ले ली है, ये बात उन्होंने रूल्स में प्रॉपर जो है वो इनबिल्ट कर रखी है। देखो जरा, कंप्लायंस विद आधार ऑथेंटिकेशन ये कैसे होगा, बोलो अब तो आपको समझ आ गया। यस सर, आधार है तो फिर कैसे होगा, आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन नोटिफाइड मैनर में कराना पड़ेगा, ऑनलाइन है बेसिकली वो मैनर, ठीक है। और अगर आधार है ही नहीं तो फिर आपको अल्टरनेटिव और वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन से कंप्लायंस करना पड़ेगा। और उससे मेरा मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है नीचे बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो किया जाएगा। और मुझे बोलेंगे बेटा क्या फिजिकल वेरिफिकेशन विल टेक टाइम? यस सर, यस ना, ऑफिसर आएगा विजिट करेगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको थोड़ी देरी से मिलेगा? यस। और वो कह रहे हैं भाई साहब देरी है तो वो आपकी वजह से, नहीं आई बात समझ में, देरी है तो वो आपकी वजह से, आप आधार असाइन कराओ फिर लो, हम फटाफट देंगे। यस सर, आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, और अब जो मैं बोलूंगा उसे थोड़ा याद रख लीजिएगा, आगे कहानी आसान रहेगी। अगर आपके पास आधार है यस सर, तो बेटा सिंपली ऑनलाइन वैलिडेशन कर लेंगे, यस सर, और वहां टाइम नहीं लगेगा तो आपको वहां 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कितने? 7 वर्किंग डेज। यहां पर साइड में लिख लो, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। एज अ सप्लायर आप रजिस्ट्रेशन कराने गए हो, आधार वगैरह अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वैलिडेट करा लोगे ऑनलाइन तो 7 वर्किंग डेज में जो है वो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे।
बट अगर आधार नहीं वैलिडेट कराया ऑनलाइन, फटाफट से बोलो, उस केस में फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जेन्युइन हो, वो फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ड रहेगा, तो उस केस में बेटा जो है वो टाइम लगेगा। और वो बेटा टाइम कितना होता होगा, 7 वर्किंग डेज नॉर्मली लगा रहे हैं, तो इस केस में कितना लगाएंगे, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। तो यहाँ साइड में लिख लो 30 डेज, 30 डेज। बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पढ़ते टाइम आपको आसानी रहेगी, यहाँ जरा ध्यान से कर लोगे तो। लगभग 4 गुना टाइम हो गया अगर रफली आप बात करो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया तो जब तक आपकी जेन्युइनिटी को वेरीफाई नहीं कर लेंगे, हम तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। और ये सब पता ही है ऐसा सब क्यों चल रहा है, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि बेटा जीएसटी वालों ने ये नोटिस किया। जीएसटी जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना 2017 में, तो उन्होंने नोटिस किया बड़े सारे बोगस सप्लायर रजिस्टर करा के बैठे हैं, बोगस है, काम नहीं कर रहे, सिर्फ बिल काटे जा रहे हैं। तो अब जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, जेन्युइन सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराए, इसलिए उन्होंने क्या प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन। या तो आधार ऑथेंटिकेट कराओ, नहीं है तो फिर आपकी वेरिफिकेशन प्रीमाइस का होगा, उसके बाद दिया जाएगा। अच्छा, ये टाइम लिमिट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, 7 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, डेज नहीं वर्किंग डेज, एंड 30 डेज। स्पिरिट क्लियर है क्या? यस। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जब मैं आगे आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा तो वहाँ इन डेज की मुझे टाइम लिमिट्स की जो होगी वो ज़रूरत पड़ेगी। मैं आई प्रोसीड फर्दर? यस। अब अगली बात सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन वैसे तो नए लोगों को बोला था या पुराने को भी बोला था? पुराने को भी, लेकिन अभी एक्चुअल में नया वाला चालू है, पुराने वाला जो है वो उन्होंने अभी चालू नहीं किया था कि चलो अभी डिस्टर्ब मत करो, आगे फ्यूचर में पकड़ लेंगे। अब लेकिन बेटा काफ़ी समय निकल गया, आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविज़न 2020 से ऑपरेशनल कर दिए गए थे, ठीक है। 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं वो इस हिसाब से हो रहे हैं, बट हाँ पुराने वाले को अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया था। अब 2022 में एक बड़ा काम हुआ, क्या बोल रहा हूँ, 2022 में एक बड़ा काम हुआ। मीटिंग हुई काउंसिल की और उन्होंने बोला भाई जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आज आधार ऑथेंटिकेशन प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किए हुए काफी समय हो गया है, अब उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने को बोलो। लेकिन काउंसिल मीटिंग में फिर उन्होंने बोला जी देखो जीएसटी में वैसे ही गड़बड़ी चल रही है, कोरोना का भी माहौल है, बिजनेस वैसे ही डिस्टर्ब है, उन्हें जो है वो अभी परेशान मत करो, थोड़ा और टाइम रुको, चीज नॉर्मलाइज हो जाए फिर करेंगे। फिर किसी ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है कि आप क्या करो, आप उन्हें परेशान नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करो, लिमिटेड मैनर में आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो। मैंने क्या लाइन बोली, लिमिटेड मैनर में आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो। अब लिमिटेड मैनर से उनका क्या मतलब था, उन्होंने बोला तुम ऐसा करो कि उन्हें ऐसा नहीं बोलो कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा, उन्हें ऐसा बोलो ये कुछ बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट अगर लेने हैं, ये अगर बेनिफिट लेने हैं तो ये बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेंगे जब आधार ऑथेंटिकेटेड, उसकी वजह से कुछ लोग तो करा लेंगे, यस और नो। तो ये उन्होंने बेटा एक बड़ा चेंज किया है, जिसको मैंने इसी डायग्राम में यहाँ छोटा सा जो है आपको लाइट कलर में हाईलाइट करके दिया है, फिर मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। क्या लिखा बेटा मैंने, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 मेड मैंडेटरी फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल सर्टेन बेनिफिशियल प्रोविजंस अंडर जीएसटी लॉ। और कौन कौन से, रिफंड रिलेटेड एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लिमिटेड मैनर में आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपको ये बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको कराना ही पड़ेगा। इसके लिए बेटा उन्होंने रूल 10B करके एक नया रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। बेटा ये फाइनल टोटल चार्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन है, एक एक डे जो है वो बेटा अब आप याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा जो आदमी नया रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, सारा कंसेप्ट वही है, बस आपको फटाफट से रिवीजन मारनी है। पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है और पर्सन 25(6)D में लायबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, 6 लोग। अगर ये वाले केसेस हैं तो बेटा कितने डेज मिलेंगे, 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज में या तो रजिस्ट्रेशन दे दो, कमी है तो नोटिस दे दो, अगर कुछ भी नहीं किया तो डीम्ड रजिस्टर मान लिए जाओगे। चलो इनको छोड़ दो, नॉर्मल बात करते हैं। जो पर्सन लायबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन है उनमें बेटा 2 केसेस बना लेने हैं। कौन कौन से, उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया एप्लीकेशन में और सक्सेसफुली 15 डेज में कर भी दिया, और दूसरा कौन सा, उन्होंने ऑप्ट तो किया लेकिन नहीं कर पाए, या फिर उन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया। ये दोनों बिल्कुल सेम चलेंगे ना, यस। तो
ऊपर वाली चेन में बात करो, ऊपर वाली चेन में उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया और करा दिया सक्सेसफुली। बोलो फटाफट से। अब एप्लीकेशन भी उनकी कंप्लीट है तो ऑफिसर क्या करेगा? 7 डेज में रजिस्ट्रेशन दे देगा। 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे देगा। और बेटा एप्लीकेशन कंप्लीट है तो 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन देना है? नहीं, एप्लीकेशन कंप्लीट है तो किस बात का नोटिस? फिर तो सिंपली क्या होना है? 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे देना है। नहीं दिया तो डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। डीआर यहां डायग्राम में क्या मतलब है? डीम्ड रजिस्टर्ड। अच्छा, अगर एप्लीकेशन में कमी है तो उसे क्या करना है? क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत है वो मांग लेनी है। कितने दिनों में? 7 वर्किंग डेज में नोटिस के थ्रू मांग लो। और बेटा फिर उसके बाद 7 वर्किंग डेज में सामने वाले का क्या आ जाएगा? रिप्लाई। नहीं आया, सामने वाले का क्या आ जाएगा? रिप्लाई। अब रिप्लाई आने के बाद भी बैठ मत जाना, क्या करना है? 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव कर दो। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, आप 7 वर्किंग डेज में अप्रूव कर दो। और अगर फिर बैठ गए, उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री आया है, बैठ गए, सेटिस्फैक्ट्री आया है लेकिन आप 7 दिन में बैठ गए तो फिर डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। मेहनत नहीं है, स्टार्ट में ही सब कुछ आप कर पाओगे। और मुझे बोलो बेटा, इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है? इस वाले केस में नॉर्मली नहीं होता है। वो रजिस्ट्रेशन जल्दी दे देते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद कभी जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। अच्छा, करते नहीं है या कर नहीं सकते? कर भी नहीं सकते या डाउट में कर भी सकते हैं? डाउट में कर भी सकते हैं। और बेटा यहां देखो, अब इसके साथ मैंने क्या लिख दिया? एक्सेप्शनल केस। बोलो अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं? अगर उन्हें लगता है, डाउट है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए तो वो कर भी सकते हैं। विद द प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर डीम्स फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वहां पर वो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बावजूद भी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अब बेटा इसमें ऑफिसर को किससे परमिशन लेनी है? ऑथराइज्ड ऑफिसर से। जो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन हैंडल कर रहा होगा ना, अगर उसे लगेगा आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है फिर भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूं, तो उन्होंने क्या बोला? अपने ऑफिसर से परमिशन लो और फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? पढ़ना, ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर फॉर दिस पर्पस। कमिश्नर ने एक ऑफिसर को ऑथराइज कर रखा होगा और क्या रखा होगा कि इससे परमिशन लेनी है। और ये ऑफिसर जो होगा वो एसी से नीचे की रैंक का नहीं होगा। आपने ले ली परमिशन, अपने सीनियर को बेसिकली सेटिस्फाई किया, भाई फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वॉल्व हो गई तो आपको टाइम कितना दे दिया जाएगा हैंडल करने के लिए? 30 डेज का टाइम दे दिया जाएगा। और अब डीम्ड रजिस्ट्रेशन की स्टोरी 30 डेज के बाद आएगी, तो यहां डीम्ड रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली 30 डेज के बाद आएगा। आर यू कंफर्टेबल? अच्छा, और आपसे एक वैसे अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन होता कैसे है? ऐसे ही ऑफिसर एक आएगा, प्रीमाइस पर घूम के चला जाएगा, या वो प्रॉपर फोटो वगैरह खींच के ले जाएगा? प्रॉपर ले जाएगा। तो बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन होता कैसे है वो भी स्टार्ट में मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। रूल नंबर 25 में बताया गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कभी भी होगा तो तरीका क्या रहेगा? इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट। तो ऑफिसर प्रीमाइस पर जाएगा और एप्लीकेंट को बुलाएगा, फोटो वगैरह खींचेगा और ऑफिसर अपलोड करेगा। क्या क्या चीज अपलोड करेगा साइट पर? वेरिफिकेशन रिपोर्ट, कि उसने वेरिफिकेशन करने पर क्या पाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उसने लिए होंगे तो वो, और फोटो ऑफ द साइट जो होगी वो अपलोड करेगा। और बेटा ये सब काम उसे कितने दिनों में करना होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 15 वर्किंग डेज में करना होता है। क्लियर है? अच्छा, और नीचे वाले केसेस जो थे ये तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्वियसली क्लियर है ही है, जहां उसने आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट तो किया था लेकिन वो नहीं करा पाया, या उसने सेलेक्ट ही नहीं किया था। इन दोनों ही केसेस में अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी ही होगी, और इस वजह से अब टाइम लिमिट क्या चलेगी? 30 डेज। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट अकॉर्डिंगली कब आएगा? 30 डेज के बाद। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और सुनिएगा, इन्हीं केसेस में अगर एप्लीकेशन में भी कोई कमी दिखती है
तो फिर फर्दर उसको क्या करना है, 30 डेज में रजिस्ट्रेशन देना है या नोटिस देना है, नोटिस। और फिर सामने से क्या आएगा, रिप्लाई कितने दिनों में, 7 वर्किंग डेज में। और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है तो इसको क्या करना है, आगे 7 वर्किंग डेज में जो है वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देना है। और नहीं किया रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री आने के बाद भी, तो फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो होगा वो पिक्चर में आ जाएगा। आर यू ओके विद दिस?